तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी है। इसका वन शॉट वीडियो होगा ये, जिसमें हम पूरा टॉक्सिकोलॉजी लेक्चर जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी सेशन, सबसे पहले हम इसका पीपीटी देखेंगे, उसके बाद हम उसका मूड ऑफ एक्शन देखेंगे। हम पूरा डिटेल में इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसका मूड ऑफ एक्शन क्या होता है। इंसेक्ट जो हर्बिसाइड होता है या जो इंसेक्टिसाइड होता है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले डीपीपीक्यूएस की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डीपीपीक्यूएस इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, ये दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो प्रोटॉक्सिन क्या होता है? प्रोटॉक्सिन जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब होता है ना हमारे पास, टाइमर एटॉमिक बॉम्ब, मतलब कि टाइम बॉम्ब, वैसे ही प्रोटॉक्सिन भी होता है। प्रोटॉक्सिन जब तक ना इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तब तक उसका इफेक्ट हमें इंसेक्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, उसको हम प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। ये टॉक्सिकोलॉजी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि नेचर, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन। नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो उसका नेचर क्या है, उसका एसिडिक नेचर है, उसका बेसिक नेचर है, उसका एल्कलाइन नेचर क्या है, उसका मतलब कि जो हमारे पास वो इंसेक्टिसाइड, क्या वो फ्यूमिगेंट है, क्या वो हमारे पास बेट है, क्या वो हमारे पास पाउडर फॉर्म में है, उसका नेचर क्या है, मतलब कि उसकी स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो मसल को इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास आइन चैनल्स को इफेक्ट कर रहा है, वो किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी को, और उसके इफेक्ट उस हमें इंसेक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, और फिर हम डिटेक्शन करते हैं कि भाई अगर वो पॉइजन जो है वो उसको उसकी किलिंग कर रहा है, तो उसकी डिटेक्शन इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के अंडर आती है। तो टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन जो कि ड्यू बॉयस और गिलिंग ने 1959 में दी थी, ठीक है। क्या मतलब हुआ? टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द नेचर, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड द डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन। इट इज देयरफॉर द साइंस ऑफ पॉइजन्स। फॉगलमैन ने भी टॉक्सिकोलॉजी को डिफाइन किया 1963 में। आपको एक ही याद रखनी डेफिनेशन, लेकिन अच्छी तरह याद रखनी ये डेफिनेशन, ठीक है। चार चीज़ें मैंने बताई आपको, एक नेचर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा इफेक्ट्स और चौथा डिटेक्शन। अब टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में आपको इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि इट डील्स विद सच पॉइजन विच आर यूज इन किलिंग इंसेक्ट्स विदाउट एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन मैमल्स। मैमल्स ना इफेक्ट हो जाएं लेकिन इंसेक्ट की किलिंग हो जाए, उसको हम, उस स्टडी को हम इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड पब्लिक हेल्थ। अभी तक मेन डिफेंस अगर हमें पेस्ट अटैक्स के लिए है हमारे पास अब एट टाइम प्रेजेंटली, वो टॉक्सिक केमिकल्स ही हैं मेन डिफेंस। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अदर मेजर्स भी हैं जिससे हम केमिकल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी हमें इन जो एफिशिएंसी मेन डिफेंस पेस्ट जो टॉक्सिक हमें प्रोवाइड करता है, वो किसी दूसरे कंट्रोल मेजर से उस एफिशिएंसी को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। उसकी स्पीड को, उसकी स्टेबिलिटी को और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को केमिकल कंट्रोल मेजर से हम किसी दूसरे कंट्रोल मेजर को हम उससे मैच नहीं कर सकते। इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स द साइंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी प्रोमिसेस अ बेटर एंड ब्राइटर स्कोप, ठीक है। अब देखिए, अब केमिकल्स की बात अगर हम करें तो पेस्टिसाइड की डेफिनेशन क्या होती है? एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हो इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और मिटिगेटिंग। ये चार चीजें हमने पढ़ी। प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये वही प्रिवेंशन है, सबसे पहले प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि रोकते हैं। हालांकि अभी तक वो इफेक्ट नहीं हुआ होता, हम पहले ही रोक देते, प्रिवेंट करते हैं। फिर अगर एक बार उसने इन्फेक्ट कर दिया फिर हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे,
या हम उसको रिपेल करेंगे, हम बोलेंगे रिपेलिंग मतलब कि हटना, हटो यहाँ से, या मिटिगेशन, मिटिगेट को खत्म करना है, किसी भी इंसेक्ट को, रोडेंट को, निमेटोड को, फंजाई को, वीड को, या कोई भी ऐसी लाइफ फॉर्म को जो जिसको हमने पेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज ए प्लांट रेगुलेटर, डिफोलिएटर, डिसिकेटर। ये पेस्टिसाइड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने इसमें 4 चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा ये प्रिवेंशन, डिस्ट्रॉइंग, मिटिगेटिंग और रिपेलिंग एनी इंसेक्ट, रोडेंट, निमेटोड, फंज। देखिए इंसेक्ट तो पता है, रोडेंट्स क्या हुआ, रोडेंट्स हुआ जैसे माउस है, ठीक है, निमेटोड्स ये भी हमें आता है, ठीक है, फंजाई, वीड्स और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ डिक्लेयर टू बी पेस्ट, ये हो गया। अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पे। सबसे पहले 900 एडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर्सेनाइड्स, ARSENIT, आर्सेनाइड्स की डिस्कवरी हुई थी कहाँ पे, चाइना में। उसके बाद 1690 में टोबैको यूरोप में ये यूज़ किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है एक ये वाली, DDT कब सिंथेसाइज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये कब, ये किसने बनाया था, जिडलर ने, कब, 1874। ये इंपॉर्टेंट डेट याद हो जाती है, हमें याद रखनी पड़ेगी, 1874 में, ठीक है। बोर्डियक्स मिक्सचर कब बना था, 1883 में। उसके बाद देखिए DDT इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज पॉल मुलर जो थे इन्होंने डिस्कवर की थी, और ये स्विट्जरलैंड के थे, और इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था 1948, मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ, तो इनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला। ताकि क्यों मिला, क्योंकि फील्ड फिजियोलॉजी और मेडिसिन के डोमेन में इन्होंने DDT की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्कवर की थी। कब, 1939 में, ठीक है। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट याद हो जाती है, ये अभी हम और भी रिवाइज करेंगे, कोई चक्कर नहीं आप, ठीक है। उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी इसकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड में, फ्रांस और यूके में 1942 में जो था वो डिस्कवर हुआ था। ये पैराथियोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक मिनट। पैराथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये, जर्मनी के, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है, जो रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, कब, 1962 में। रेचल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग अपेयर्स, दिस इज नॉट ए केमिकल, द बुक साइलेंट स्प्रिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड। सबसे पहले इल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड का जो जिक्र था वो रेचल कार्सन ने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में ही किया था। उसके बाद फर्स्ट जुवेनाइल मिमिक हार्मोन जो था वो 1967 में हुआ था। नियोनिकोटिनॉइड्स, जिनको हम जैसे इमिडाक्लोप्रिड, नियोनिकोटिनॉइड, स्पाइनोसाइड, ये निकोटिनॉइड्स हुआ नए जो निकोटीन होते हैं, ठीक है। अब आगे हम पूरा देखेंगे आपको, अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि नियोनिकोटिनॉइड्स, इमिडाक्लोप्रिड इसकी एग्जांपल है। 1990 में ये डिस्कवर हुए थे। 4000 साल पहले सबसे पहला जो पेस्टिसाइड था वो जो डिस्कवर हुआ था वो एलिमेंटल सल्फर था। नाइनटीन 39 में हमने देखा था कि जो पॉल मुलर थे 1939 में इन्होंने DDT वॉज ए वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, मतलब कि इन्होंने इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी स्कोर की थी, तो फिर इनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था, है ना, उसके जो मेडिसिन के डोमेन में, फील्ड फिजियोलॉजी और मेडिसिन के डोमेन में मिला था।
ये देखिए, इसको अच्छी तरह देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंसेक्टिसाइड। 15 सेंचुरी में आर्सेनिक, मरकरी और लेड जो थे, इनको पेस्ट को किलिंग के लिए यूज़ किया गया था। 17 सेंचुरी में निकोटीन सल्फेट टोबैको लीव से एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकोटीन सल्फेट, ठीक है। नाइनटीन सेंचुरी इंट्रोडक्शन ऑफ टू मोर नेचुरल पेस्टिसाइड्स, पायरीथ्रम एंड रोटिनोन। ये डिस्कवर हुए थे। उसके बाद 1939 में हमने देखा पॉल मुलर ने डीडीटी की एक इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, इसने इसकी जो थी वो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी। पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया डेट्स बैक टू ईयर 1948 में, व्हेन जब डीडीटी और बेंजीन हेक्साक्लोराइड मलेरिया और लोकस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड जो थे वो इंडिया में लाए गए थे। कब? 1948 में। कब? ये 1948 में किसके लिए? मलेरिया के लिए, ठीक है ना, फॉर मलेरिया। तो 1960 में रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी, जो कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बता रही थी। 1960 में ट्राइजीन्स, 2,4-D ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड स्टार्टेड इन इंडिया इन 1952 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट, जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता था कलकत्ता के नियर। और आज के टाइम में इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एशिया, चाइना के बाद, ठीक है ना। देयर हैज बीन स्टडी ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स इन इंडिया, ठीक है। अभी तो ये तो न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है ना। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे? हमारे पास फूड प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट फार्मर्स के लिए इंक्रीज हो जाता है, पेस्ट की मैनेजमेंट हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, पेस्ट को कॉम्बेट करना और फूड की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना, फार्म प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है इससे, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, जो है लाइव स्टॉक और क्रॉप्स को जो उसमें बचा दिए जाते हैं। और ये एस्टिमेट किया गया है कि 1945 से, सिंस 1945 पेस्टिसाइड का यूज 7 मिलियन पीपल बाई किलिंग पेस्ट एंड दैट कैरियर। अब पेस्टिसाइड के यूज से जो 7 मिलियन, कितने, बहुत ज्यादा है ये 7 मिलियन पीपल, वो जो है उनकी डेथ को प्रिवेंट किया गया उन पेस्ट को मार के, वो पेस्ट जो कि डिजीज ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पेस्ट की किलिंग जो थी वो पेस्टिसाइड के थ्रू हुई। और 1945 से लेकर अब तक ये एस्टिमेट किया गया है कि 7 मिलियन पीपल जो है वो अभी तक पेस्टिसाइड के यूज से बचे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट में आ जाता है, ठीक है। अब रिस्क क्या है इसका? द रिस्क ऑफ ए पेस्टिसाइड डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, एक्सपोजर, मतलब कितना ज्यादा हम डाल रहे हैं, और टॉक्सिसिटी, कितना ज्यादा वो पॉइजनस है। हाउ मच, हाउ पॉइजनस, ठीक है ना, ये 2 चीज आ जाती है, हाउ मच एंड हाउ पॉइजनस। एक्सपोजर वो अमाउंट होता है जो कि आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और या वो अमाउंट जो कि एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है उसको हम एक्सपोजर बोलते हैं। हाउ मच। अब रिस्क क्या है? इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हो जाता है इससे, ठीक है।
एयर पोल्यूशन पेस्टिसाइड से होता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन पेस्टिसाइड प्लांट को इफेक्ट करता है, एनिमल को इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, पॉलिनेटर्स पेस्ट जो पॉलिनेटर्स हैं उनको इफेक्ट करता है, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है, पेस्टिसाइड बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट है? हर साल डजन्स ऑफ मिलियन केसेस आ जाते हैं इसके रिलेटेड कि भाई जो है वो ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो गई है वर्ल्ड वाइड। रिचटर 2002 इन्होंने कहा था, ठीक है। पेस्टिसाइड इफेक्ट्स टू ह्यूमन कैन बी कैटेगराइज एज एक्यूट, दोज विद क्विक फेल्ट इफेक्ट्स, जैसे नोसिया है, या ल्यूकीमिया है, ठीक है। नोसिया या क्रोनिक जो है ये जल्दी जल्दी मतलब हो जाता है, बहुत कम टाइम में वो जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है उससे। एलर्जी होती है इससे ह्यूमंस में, इरिटेशन, बर्निंग, ब्लमिंग, पिन पॉइंट प्यूपल, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, वोमिटिंग, वीकनेस, क्रैम्प्स, ड्रूलिंग, स्वेटिंग, टीयरिंग, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, कफ, वीजिंग, रनी नोज, चेस्ट पेन। देखिए, एनुअली देयर आर डजन्स ऑफ मिलियंस केसेस ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग वर्ल्ड वाइड। पेस्टिसाइड इफेक्ट टू ह्यूमंस कैन बी कैटेगराइज एज एक्यूट, दैट इज दोज विद क्विक फेल्ट इफेक्ट्स, जो जल्दी जल्दी उसी टाइम हो जाता है, जैसे नोसिया है या क्रोनिक, या जो एक एक्यूट में क्या आ जाता है, एक्यूट में नोसिया, या क्रोनिक में कौन से आ जाते हैं, जैसे ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं। एनिमल्स पर क्या इसका इफेक्ट है? जो ये इसके एनिमल्स के जो एसेंशियल फूड सोर्सेज का एलिमिनेशन का काम भी पेस्टिसाइड कर सकता है। जो रेजिड्यूज हैं वो फूड चेन में ट्रेवल करते हैं। जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जो डाइक्लोरोइथेन है वो कि उसने एग शेल में थिनिंग जो था वो कॉज किया था यूरोप में और नॉर्थ अमेरिकन बर्ड पॉपुलेशन। और ये स्टडी भी की गई थी, इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी ऑन बर्ड्स, डबल क्रेस्टेड कॉर्मोरेंट। तो फिर उसकी वजह से डीडीटी को बैन किया गया था 1971 में, ठीक है। डबल क्रेस्टेड कॉर्मोरेंट, एग शेल थिनिंग इससे हो गई थी। वाटर पोल्यूशन इससे होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, पर्कुलेशन के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू, इरोडिंग सॉइल, ठीक है। ये अभी तक हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की कि क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे एयर पोल्यूशन होता है, पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस डेवलप होती है, पॉलिनेटर्स को इफेक्ट करता है, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इससे इफेक्ट होते हैं, पेस्टिसाइड बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। अब देखिए, अब जो सेफ्टी ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो पेस्टिसाइड का लेबल की रीडिंग करनी है, पेस्टिसाइड के रिस्क्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। और जो हम पेस्टिसाइड की सिलेक्शन, डिस्पोजल, स्टोरेज, पॉइजन प्रिवेंशन का ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर हमें उसको जो है वो सेफ्टी का इस्तेमाल करना है, सेफ्टी से उसको कैरी करना है। तो अब इसकी देखते हैं, इसमें रीडिंग पेस्टिसाइड लेबल्स है, ठीक है। जो पेस्टिसाइड का लेबल है उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि हमें उस पेस्टिसाइड को किस तरीके से यूज़ करना है, उसमें पोटेंशियल हैजार्ड क्या है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, और उसमें कौन कौन सी जो उसमें पॉइजनिंग है या अगर स्पिलिंग हो गई, पॉइजन कौन कौन सा है और कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी है उसको यूज़ करते वक्त। तो उनका यूज़ करके हम उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन जो बिलीफ है वो ये है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कुछ सेफ होते हैं, कुछ डेंजरस होते हैं। लेकिन जो सेफ और डेंजरस है वर्ड, ये दोनों मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी केमिकल हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है, पेस्ट को इफेक्ट करता है, एंड हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है ओवरऑली। और अगर हम उस पेस्टिसाइड के रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे, ये हमें जो उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए फायदेमंद होगा। हम इसको अचीव करने के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच का यूज करते हैं। टू रिड्यूस रिस्क, चूज पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स विद लो टॉक्सिसिटी बाय लुकिंग फॉर द सिग्नल वर्ड कॉशन। ये पूरा हम अभी देखेंगे। जो ये कॉशन है ना, ये किस इंसेक्टिसाइड के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो है एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड के लिए यूज होता है, हाईली टॉक्सिक के लिए यूज होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक के लिए यूज होता है, या लेस टॉक्सिक के लिए यूज होता है, जो कि ग्रीन सिग्नल होता है, उसमें कॉशन का यूज करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन उसमें ये भी हम देखेंगे यार। कोई मतलब उतना अभी आप आराम से बैठिए, सुनिए, सिर्फ देखिए। अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। डिस्पोजल ऑफ पेस्टिसाइड्स, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमें पेस्टिसाइड का डिस्पोजल करना ज़रूरी हो जाता है। स्टोरेज ऑफ पेस्टिसाइड आप देख सकते हैं। हाँ, स्टोरेज ऑफ पेस्टिसाइड में प्रॉपर स्टोरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए कोई भी केमिकल हो, पेस्टिसाइड हो, हमें उसको ओरिजिनल कंटेनर में जो वो है उसको स्टोर करना चाहिए, ओरिजिनल लेबलिंग के साथ, जिसमें डिस्पोजल डायरेक्शंस, इंग्रेडिएंट नेम और इमरजेंसी इंफॉर्मेशन दी हुई हो। और पेस्टिसाइड का बेस्ट स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि 40 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, अब पॉइजन प्रिवेंशन है, ये आप देखिए, कंट्रोल क्लीनअप, ये देख सकते हैं। अब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल देखिए हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, सिद्धांत। इंसेक्टिसाइड्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वीकेस्ट लिंक ऑफ द पेस्ट को अटैक करें। क्योंकि अगर एक पेस्टिसाइड पेस्ट की वीकेस्ट लिंक को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसका नॉकडाउन इफेक्ट जल्दी होगा, वो जल्दी किसी पेस्ट को जो है वो उसकी किलिंग कर सकता है। हमें पता है एक लाइफ साइकिल पेस्ट का होता है, और उसके बिहेवियर को पता करना ये भी प्रिंसिपल है। अब एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये 4 स्टेजेस हैं। तो वीकेस्ट लिंक कौन सा है इसमें? हम सबसे जल्दी कौन से जो है वो स्टेज को जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल ही ये है। इंसेक्टिसाइड्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वीकेस्ट लिंक ऑफ द पेस्टिसाइड को टारगेट कर सके। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल टॉक्सिकोलॉजी का क्या है? असेसमेंट करना लॉस, कि एक पेस्ट कितना लॉस कर रहा है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, इकोनॉमिक्स उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन टॉक्सिकोलॉजी के अंडर हम करते हैं। तीसरा जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं इंसेक्टिसाइड की, या कॉम्बिनेशन ऑफ जो है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि यार हमें एनवायरनमेंट का भी तो देखना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसकी वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, उसका नॉकडाउन इफेक्ट कितना टाइम का है, वो जो है वो कितना हार्मफुल है, कितना लेस हार्मफुल है। हमें ये देखना है कि वो जो है उसकी एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी भी हो जाए। चौथा प्रिंसिपल है इकोसिस्टम में लीड डिस्ट्रप्शन आनी चाहिए उससे, इंसेक्टिसाइड से। अब इंपॉर्टेंट फेल शुरू हो जाता है हमारी वीडियो का। अभी तक भी इंपॉर्टेंट था लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ये LD50 है ना, LD50, LD50, 50 का मतलब क्या होता है? 50%। अभी सारा देखिए, आराम से बैठिए। देखिए, मीडियन लीथल डोज
डोज का मतलब क्या हुआ, कितना कितना अमाउंट में देना है हमें। 50 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर 50 ही किसी को, देखिए किसी को एक कोई पैग लगाता है, एक पैग उसको उसमें चढ़ जाती है, यहाँ 2 पैग लगाता है उसको कोई 5 लगाता है उसको उसमें भी नहीं चढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं 50। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 10 लिखता मैं, कोई 10 से मर जाएगा, कोई 20 से मर जाएगा, कोई 50 से भी नहीं मरेगा, इसलिए हम एवरेज एवरेज लिखते हैं 50। तो है क्या ये दो, अभी अभी तक आपको समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, अब समझिए। LD50 वो अमाउंट होता है इंसेक्टिसाइड का पर यूनिट वेट विच विल किल 50% ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट। कोई कॉकरोचेज है हमारे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने उसमें इंसेक्टिसाइड डाला, तो इंसेक्टिसाइड का वो अमाउंट जो कि 50% कॉकरोचेज को मार दे, उसको हम LD50 बोलते हैं। इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि मिलीग्राम पॉइजन पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, और ग्राम पर लार्वा और एडल्ट इंसेक्ट, तो मिलीग्राम पॉइजन पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, LD50 वो अमाउंट होता है इंसेक्टिसाइड का पर यूनिट वेट 50% ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब LC50 क्या हुआ, मीडियन लीथल कंसंट्रेशन डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर्ड टू किल गिवन ऑर्गेनिज्म, टू किल 50% ऑफ द, ये कंसंट्रेशन में LC50 का लीथल कंसंट्रेशन। दिस इज यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट, जब हमें अगर हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट डोज कितनी देनी, तब हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट डोज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, एग्जैक्ट डोज पर इंसेक्ट। LC50 एक्सप्रेस किस में किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में। अब मीडियन लीथल टाइम, ये वो टाइम होता है जो कि 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए यूज होता है। तो LC50 को एक्सप्रेस हम किस में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, 1/1 या परसेंट। ये मीडियन नॉकडाउन डोज है, टाइम रिक्वायर्ड टू नॉक डाउन 50% ऑफ द इंसेक्ट्स। इसमें 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक होती है एक्यूट टॉक्सिसिटी और एक होती है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, अगर हमने एक ही बार इंसेक्टिसाइड का सिंगल डोज डाली, मतलब एक ही बार डालने का मतलब हो कि सिंगल डोज डाली किसी भी टॉक्सिकेंट की, टॉक्सिकेंट को ही हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो एक सिंगल डोज से जितना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस टॉक्सिकेंट का, उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी बोलते हैं। समझ गए बात आप, मतलब कि एक ही बार हमने जो डाला, देखिए जो सिंगल डोज हमने डाली उससे कितना मतलब कितने, मतलब कि जैसे मेरे पास हिट है, मतलब जो होता है वो बेट या बेट है, एक ही बार मैंने डाला, कितने मरे, कितना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उससे, उसको हम एक्यूट। तो क्रोनिक क्या हुआ, क्रोनिक हुआ कि आराम आराम से, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक अगर हमें किसी को जो है स्लो पॉइजन देना है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको हम एक ही साथ नहीं कोई पॉइजन, अगर हमें उसको थोड़ा, अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब है यार, कैसे बताऊँ अब, हाँ देखिए कोई अगर मतलब एक जैसे ड्रामा होता है उसमें कोई आप देखते होंगे कि कोई जो है वो दूसरे आदमी को मारने का ट्राई करता है, वो उसको सीधा पॉइजन नहीं देता डायबिटीज़ के पेशेंट को, वो क्या करता है उस ड्रामे में थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा देगा, थोड़ा थोड़ा शुगर उसमें उसकी चाय में बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, कब तक, जब तक वो मर न जाए। तो उसको क्रोनिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द टॉक्सिकेंट। उस आदमी के अंदर जो जब वो थोड़ा थोड़ा शुगर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसको फिर वो मर जाएगा, उसको क्रोनिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। कोई इसको हम इंसेक्ट की एग्जांपल पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऑरल टॉक्सिसिटी पता है आपको, डर्मल टॉक्सिसिटी भी पता है, इनहेलेशन टॉक्सिसिटी भी पता है। आइडियल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए इंसेक्टिसाइड के पास, ये देखिए, किल द इंसेक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली, लेस हजार्डस होना चाहिए,
क्विकली डिग्रेडेबल इन एनवायरनमेंट। रिसर्जेंस किसी टारगेट इंसेक्ट का नहीं करना चाहिए, जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर का रिसर्जेंस करवाता है राइस में, ठीक है ना, ये नहीं करवाना चाहिए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड डाइक्लोरोडाइफेनॉल डाइक्लोरोइथेन 1939 में जो था वो 1939 से लेकर 1942 तक। उसके बाद सेकंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स जो था वो 1944 से लेकर 47 तक, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो थे वो जो 1967 में, जिसको थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको हम हार्मोनल इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं, जीएच मिमिक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या हुआ, जो कि एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल रिपीटेड डोजेज, ये हमने देख लिया अभी अच्छी तरह, है ना। अगर समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा से, लेकिन मैंने अच्छी तरह समझा लिया अपनी तरफ से। हैजार्ड क्या हुआ, हैजार्ड होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म ड्यू टू द यूज एक्सपोजर हैंडलिंग ऑफ द टॉक्सिन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हैजार्ड होता है प्रोबेबिलिटी। रिस्क क्या होता है, मतलब कितना जो है वो डिग्री फिजिकल बायोलॉजिकल हिस्टोकेमिकल चेंजेस एक्सेप्टेबल है। बायोएसए, लाइफ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएसए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएसए। बायोएसए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार थोड़ा आप इसको रीड कर दीजिए। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। एंटीलॉग ऑफ एक्स विल गिव द लीथल कंसंट्रेशन, जो मीडियन लीथल कंसंट्रेशन 50 वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड, ये याद रखना है पॉइंट। एंटीलॉग ऑफ एक्स, ये देखिए, टॉक्सिसिटी टेस्ट अगेंस्ट हायर एनिमल्स, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इसका LD50 लेस देन 1 होता है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक का LD50 मतलब क्या हुआ कि 50% इंसेक्ट को किल करने के लिए बहुत थोड़ा सा केमिकल अगर हमने डाल दिया, उससे वो किल हो जाएगा। अभी एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखिए LD50 की। The amount of insecticide per unit weight which will kill 50% of the particular insect or LD50 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। देख लिया एक बार, हो गया रिवाइज, है ना। आते हैं दोबारा से यहाँ पे। एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक 1 to 50 होता है। मॉडरेटली 50 to 500, स्लाइटली 500 to इतना याद आगे हम बताता हूँ मैं किस तरीके से याद करोगे आप। एक सेकंड। अब दो चीजें आ जाती है इसमें, एक आता है एक्सेप्टेबल डेली इनटेक और एक आता है मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट। एक्सेप्टेबल डेली इनटेक वो अमाउंट होता है इनटेक का किसी भी जो केमिकल का एक एंटायर लाइफ टाइम में, जिससे कोई मतलब कि एप्रिशिएबल रिस्क ना हो, बंदा जो है वो फिट रहे, हेल्दी रहे, उसको हम एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कहते हैं। डेली डोज ऑफ ए केमिकल मतलब कि देखिए, हमने पेस्टिसाइड क्रॉप पे डाला, हमने सब्जी घर लाई, वो खाई, हमारी बॉडी में भी तो गया। अब हमारी बॉडी कितना डोज जो उस केमिकल का है वो एक्सेप्ट कर पाई, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने बिना हम हेल्दी रह गए, वो हमारी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर पाई, उसको उस अमाउंट को हम एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कहते हैं, जो कि हम डिनोट करते हैं मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, ठीक है, mg पर केजी बॉडी वेट पर डे, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट क्या होती है, ये वो कंसेंट्रेशन होती है किसी फूड के ऊपर, कोई फूड है हमारे पास, ठीक है, जब सबसे पहले उसको कंजम्पशन के लिए दिया जाता है ना, उस पर कितनी वो जो है वो प्रेजेंट है वो उसका रेजिड्यू, उसको मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट बोलते हैं, जिससे हम हेल्दी रह सकें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, की इंसेक्ट की बॉडी में किस तरीके से इंसेक्टिसाइड एंटर करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी की बेसिस पर भी करते हैं, और स्टेज स्पेसिफिसिटी पर भी इंसेक्टिसाइड्स को क्लासीफाई हम फर्दर क्लासेस में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स मिनरल ओरिजिनल के होते हैं या एलिमेंटल सल्फर, इसमें आर्सिनेट हो सकते हैं। हमने देखा था जो आर्सिनेट्स होते हैं, सबसे पहले 900 एडी में चाइना में सबसे पहले इनका इन्वेंशन हुआ था या डिस्कवरी आप कह सकते हैं। एंड फ्लोरीन कंपाउंड्स एज इंसेक्टिसाइड, सल्फर एज एक्रेसाइड एंड जिंक फॉस्फाइड एज रोडेंटिसाइड। रोडेंट्स कौन से होते हैं, माउस है हमारे पास, रोडेंटिसाइड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखना है। जिंक फॉस्फाइड जो माउस होता है वो जो होल्स बनाता है, इन होल्स के अंदर हम जिंक फॉस्फाइड की टेबलेट्स डालते हैं। वो क्या करता है, जिंक फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस निकालता है और उससे फिर उनकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट। उसके बाद ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में देखिए ऑफ एनिमल ओरिजिन है, जैसे नेरिस्टॉक्सिन है जिसको मैरीन एनालिड्स में एनालिड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लांट ओरिजिन में निकोटिनॉइड्स हैं, पायरीथ्रॉइड्स हैं, रोटेंटिनॉइड्स हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनोक्लोरीन्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स है। और उसके बाद मोड ऑफ एंट्री को के क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट, स्टोमक, फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स का फ्यूमिगेंट्स इंसेक्टिसाइड्स वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि एस्फिक्सेशन कर देते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देते हैं, जो है ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देते हैं। ऑक्सीजन जो इंसेक्ट तक है वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि धुआं एक कहीं पर जब धुआं होता है ना, आपने देखा होगा जहाँ पर भी धुआं होगा तो वहाँ पर हम फिर फर्दर जो है वो आगे सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धुआं जो है उस पूरी एयर को हटा देता है, उसकी वजह से वो फिर इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। इसमें सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट देखिए, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड स्पाइरेकल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू अंदर बॉडी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर इंसेक्ट के मेयर कंटेक्ट पे आने पर ही वो इंसेक्टिसाइड जो है वो उसको किल कर देता है। इसकी एग्जांपल है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज ए कंटेक्ट पॉइजन। मेयर अगर कंटेक्ट हो गया ना तो स्पाइरेकल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू या फिर सिर्फ क्यूटिकल के थ्रू से भी वो इंसेक्टिसाइड जो है वो किसी भी इंसेक्ट के अंदर चले जाता है और उसकी डेथ कॉज कर देता है। उसके बाद स्टोमिक पॉइजन है। स्टोमिक पॉइजन वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि लीव्स पर हम डालते हैं। जो स्टोमिक पॉइजन लीव्स पर, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट पर डालेंगे, उसको इंजेस्ट जब करेगा एक प्लांट तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट का होगा वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका मतलब अनफंक्शनल हो जाएगा। उसकी एग्जांपल कैल्शियम आर्सेनेट है और लेड आर्सेनेट है। ठीक है। फ्यूमिगेंट्स के एग्जांपल एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो अभी हमने देखा था, रोडेंटिसाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी फ्यूमिगेंट है जो कि वोलेटाइल इन नेचर होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वोलेटिलिटी से अपना धुआं पूरा छोड़ देता है। उसके बाद सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर चले जाते हैं, मूविंग थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। हम कहीं पर भी उनको डालेंगे ना तो वो सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। जिसके मिथाइल डेमोटॉन, फॉस्मोडियन और एसीफेट इसकी एग्जांपल है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन भी देख सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर फिजिकल पॉइजन्स, नर्व, देखिए जो फिजिकल पॉइजन्स होते हैं ना, एक सेकेंड, जो फिजिकल पॉइजन्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स और ये रेस्पिरेटरी पॉइजन्स, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स,
ये बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन है, ये भी हम अच्छी तरह डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फिजिकल पॉइजन्स। ये जैसे एस्फिक्सेंट्स, ये सफोकेशन, जैसे हैवी मिनरल ऑयल्स हैं, ये सफोकेशन कॉज कर देते हैं किसी भी, जैसे ये फिजिकल पॉइजन में आ जाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल इफेक्ट कॉज करते हैं। एस्फिक्सेशन मतलब कि सफोकेशन, और इससे एब्रेसिवनेस, मॉइस्चर बॉडी का, जैसे इनर डस्ट है, इनर डस्ट डाल देंगे ना अगर हम अपनी फील्ड के अंदर, इनर डस्ट से क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस जो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर्स, या तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते, जैसे चारकोल है या एक्टिवेटेड क्ले है, ये मॉइस्चर। उसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स है, ये वो टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन, सेलुलर प्रोटोप्लाज्म का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और मिडगट एपिथेलियम का। इसकी एग्जांपल है मरकरी है, कॉपर है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फ्लोरीन है और आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं। रेस्पिरेटरी पॉइजन्स, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं। ये एंजाइम्स के साथ मिल के मिलकर फिर जो एपिथेलियम है उसको इफेक्ट करते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी पॉइजन में हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास आता है नर्व पॉइजन्स। ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस जो है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं नर्व पॉइजन्स। ये मोड ऑफ एक्शन में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रख दीजिए कि जो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस है ये नर्व पॉइजन, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं ये नर्व पॉइजन्स, तो कि जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन है वो ब्लॉक हो जाती है और नर्व इम्पल्स की कंडक्शन डिसरप्ट हो जाती है। और जब नर्व इम्पल्स की कंडक्शन डिसरप्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो इंसेक्ट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। जब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फ्लाई नहीं कर पाएगा, उसमें जो बम्बार्डिंग होगी किसी नर्व इम्पल्स की, वो फड़फड़ाएगा और फिर ऑटोमेटिकली उसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी। समझ गए बात। इसकी एग्जांपल है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंसेक्ट की लाइफ स्टाइल को, जो लाइफ साइकिल है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, जैसे कॉकरोचेज हैं, फ्लीज हैं, ये उनके लिए यूज़ की, जैसे हार्मोनल आईजीआर्स, ये मिमिक करते हैं जुवेनाइल हार्मोन को, जो कि इंसेक्ट मोल्टिंग में यूज़फुल होता है जुवेनाइल हार्मोन। ये थर्ड हमने पीछे देखा था, आपको याद होगा, हमने देखा था कि ये थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो 1967 में जो थे ये बनाए गए थे, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, हाइड्रोप्रीन है, मिथोप्रीन है और ट्राइफ्लोरोमोन स्टार्कीसाइड। इस तरीके से देखिए ये लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है किसी भी इंसेक्टिसाइड की। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, इस पर थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए आप। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, देखिए टॉक्सिसिटी के बेसिस पर इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक्सट्रीमली टॉक्सिक, उसके बाद हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक का कलर रेड होता है। टॉक्सिसिटी स्कल एंड पॉइजन से डिनोट की जाती है। ओरल LD50 जो इसमें लीथल डोज जो है वो 50, वो कितनी होती है 1 to 50। और हाईली टॉक्सिक में येलो कलर का होता है। टॉक्सिसिटी पॉइजन LD50 कितना होता है 51 से लेकर 500। अब आपको ये याद कैसे रखना है ये भी मैं बताऊंगा, पहले अभी आप सुनिए सिर्फ। उसके बाद मॉडरेटली टॉक्सिक का ब्लू होता है और फिर लेस टॉक्सिक का ग्रीन होता है। आप सुनिए होता क्या है। ये जैसे है ना LD50, आपको सिर्फ ये याद रखना है 1 से लेकर 50, 1 to 50, ठीक है। इसका LD50 मतलब कि क्या, मीडियम लीथल डोज कितनी है 1 to 50। इसमें हमने 1 0 बढ़ाना है, ठीक है। मतलब कि
इसमें 1 बढ़ाना है और फिर एक जीरो बनाना है। कैसे देखिए 51 और 500, फिर इसमें हमने एक और जीरो बनाना है। इसमें देखिए 501 to 5000, फिर ग्रेटर देन 5000, ये ऐसे याद रखो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रेड लेबल, येलो लेबल, ब्लू लेबल और ग्रीन लेबल पे इसमें इनको डिवाइड किया गया है। तो इसकी रेड लेबल की एग्जांपल है मोनोक्रोटोफॉस है, जिंक फॉस्फाइड है, इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट है और मोनोक्रोटोफॉस, मोनो क्या मतलब वो 1 है ना, मतलब कि ये एक ही काफ़ी है, ऐसे याद रखो आप कि एक ही काफ़ी है सबको मारने के लिए। मतलब कि रेड लेवल एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, इसका सबसे कम होता है 1 to 50 LD50, ठीक है, मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। उसके बाद जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंट, हमने अभी देखा था कि जो ये जिंक फॉस्फाइड है रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड हुआ इसका मतलब इसका एक्सट्रीमली टॉक्सिक होना ज़रूरी है। क्यों इसका एक्सट्रीमली टॉक्सिक होना ज़रूरी है? क्योंकि माउस बड़ा होता है, उसको मारना आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसमें जिंक फॉस्फाइड डालेंगे तो उसकी किलिंग जो होगी वो इजीली हो जाएगी। उसके बाद मिथाइल इसको, उसके बाद क्या, इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट। मर्क्यूरी नाम से ही बड़ा डरावना है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास घर में जो होती है ना ट्यूबलाइट्स, इसमें भी मरकरी होता है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसको ऐसे याद रखो आप, ठीक है ना। इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट, जिंक फॉस्फाइड और मोनोक्रोट, हो गया ना याद? एक ही काफ़ी है, 1 मैन आर्मी, मोनो। उसके बाद हाईली टॉक्सिक में येलो लेबल है, इसकी एग्जांपल क्या है, एंडोसल्फान है, कार्बारिल है और क्विनलफोस है और अदर। इसको कैसे याद रखोगे, एक क्वीन है क्योंकि क्वीन से आप क्विनलफोस रखोगे याद, कार से रखोगे कार्बारिल और एंडो से एंडोसल्फान। मतलब कि कार के अंदर एंडो मतलब वो अंदर क्वीन है, ठीक है। कार से क्या रखोगे आप याद, कार्बारिल, ठीक है, कार से कार्बारिल, क्वीन से क्विनलफोस और एंडो से एंडोसल्फान। उसके बाद आया मॉडरेटली टॉक्सिक, इसमें मालाथियोन, थीराम, ग्लाइफोसेट याद रखना पड़ेगा, मैनकोजेब, ऑक्सीफ्लोरिन ये भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी, ओविसाइड्स, लार्विसाइड्स, प्यूपिसाइड्स और एडल्टिसाइड्स। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल एंटीडोड हम किसको कहते हैं, 7 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, 3.5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 3.5 ग्राम टैनिक एसिड, इसको हम यूनिवर्सल ये कहते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोड। और फिनोबार्बिटल ये सिंथेटिक पायरीथ्राइड के लिए है। डीडीटी रेस्ट्रिक्टिव पेस्टिसाइड है, इसका सोल मैन्युफैक्चर हमारी कंट्री में सिर्फ एमएस हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है। ओनली 10,000 मेट्रिक टन्स कुड बी प्रोड्यूस एनुअली, सिर्फ 10,000 मेट्रिक टन्स हम इसको एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो है उसको हमने विड्रॉ कर दिया है। ये हम स्टॉकहोल्म कन्वेंशन 2011 में जो हुई थी वहाँ पर हमने इसका जो था वो इसको विड्रॉ कर दिया था। तो अभी तक आपको समझ आ गई सारी कि मैंने क्या क्या बोला? अब इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 देखते हैं हम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1968 क्यों पास किया गया? क्योंकि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इंसेक्टिसाइड्स की हो सके ताकि हम रिस्क टू ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को प्रिवेंट करें। और इसको फोर्स में कब लाया गया? 1 अगस्त 1971 में इसको फोर्स में लाया गया। तो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट देखिए मैं दोबारा से लिखता हूं यहां पे, अब ये ताकि एनवायरमेंटल जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स के यूज के थ्रू, इसलिए इनकी सेल, इनका ट्रांसपोर्ट, इनका जो मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट है, उसको
इस तरीके से किया जाए ताकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का जो है उसको रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकें. देर इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड एट द सेंट्रल लेवल एंड लाइसेंस फॉर देयर मैन्युफैक्चर. हमने पीछे भी देखा था डीडीटी के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सिर्फ बना सकती है. उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एक्ट देखिए, इसको ये हमने देख लिया कब पास हुआ था, पर्पस क्या था इसका, और फोर्स में कब लाया गया था, ये देख लिया हमने. ठीक है. और इंसेक्टिसाइड्स एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए कुछ बॉडीज़ बनाई गई थी, जैसे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड. इसका जो इनका जो जैसे IRA होता है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे ICR होता है, वैसे ही इंसेक्ट्स के लिए एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड. इसके चेयरमैन है श्री मनोज आहूजा आज के टाइम में. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट. इसके फंक्शन आप देख सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स में एडवाइस करना, इंसेक्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन बताना उनकी टॉक्सिसिटी लेवल्स के हिसाब से. हमने टॉक्सिसिटी लेवल के हिसाब से देख लिया हमने कि इंसेक्टिसाइड्स को किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. उसके बाद हिमांशु पाठक प्रेजेंट DG ऑफ ICR है, मंगीलाल जाट जो है ये हिमांशु पाठक पहले थे, अभी मंगीलाल जाट है प्रेजेंट. ये जनरल अगर एग्रीकल्चर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं. उसके बाद रजिस्ट्रेशन कमेटी है, इसमें 5 पर्सन होते हैं, ये भी देख सकते हैं, इसके फंक्शन देख सकते हैं. उसके बाद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, इसका ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में. ठीक है. फाइटोटॉक्सिसिटी क्या हुआ, प्लांट का एंटी रिएक्शन जो होता है वो उसके अगेंस्ट, किसी भी इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट, जिसमें क्लोरोसिस, ब्राउनिंग ऑफ लीव्स, स्कॉर्चिंग, नेक्रोसिस, कटिंग, वाइट स्पॉट्स ऑन लीव्स. रिसेंटली बैंड इंसेक्टिसाइड में डाइकोफोल है, डाइनोकैप है और मिथुमिल है. ये हाई वॉल्यूम स्प्रेयर्स पेस्टिसाइड्स इज डायल्यूटेड विद वाटर एट ड्रॉपलेट साइज, उनका लार्ज होता है. इसका स्प्रे फ्लूइड 450 से लेकर 1000 लीटर्स का होता है. उसके बाद मैन्युअली ऑपरेटेड में नैपसैक स्प्रेयर आता है जिसका जो रिलीजिंग प्रेशर है वो 150 से लेकर 350 किलो पास्कल यूनिट होता है. विंड वेलोसिटी 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ड्रिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. इसका जो टैंक होता है, ये देख रहे हो आप बीच में, या तो ये बीन शेप का होता है या फ्लैट होता है. इसकी कैपेसिटी 10 to 20 लीटर्स होती है. गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, ब्रेस स्टेनलेस स्टील का बना होता है. और इसके इम्पॉर्टेंट है कि कवरेज कितनी करता है, 0.8 से लेकर 1 हेक्टेयर के बीच में ये जो है इंसेक्टिसाइड कवरेज करता है. तो इसमें फ्लैट फैन देखिए, ये जो होता है ना, यहाँ से आगे इसके जो नोज़ल अटैच होता है, नोज़ल जिससे हर्बिसाइड की स्प्रे होती है, उसके नीचे जो है डंडी जिसे देख रहे हैं इसको लॉन्ज कहते हैं. ठीक है. और बैरल जो पंप होता है पूरा वो यहाँ पर होता है, ये ठीक है, ये पंप होता है. इसके बीच में बैरल या प्लंजर होता है, बैरल और प्लंजर साथ में होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, वो एक जैसे नीचे से सक्शन होता है, ऊपर से डिस्चार्ज हो जाता है फिर. ठीक है. नीचे से सक्शन होगा, ऊपर से डिस्चार्ज होगा. ठीक है. ये लेवर होता है, इससे हम इसको दबाते हैं तो एजिटेशन होती है. एजिटेशन से जो है मॉलिक्यूल फिर बाहर की तरफ नोज़ल, इसमें नोज़ल 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट फैन और हॉलो फैन. फ्लैट फैन जो होता है वो हम ब्रॉडकास्टिंग स्प्रे के लिए यूज़ किया जाता है, और हॉलो कोन जो है वो अंडर साइड ऑफ जो लीव्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. रॉकर स्प्रे की इसकी कवरेज देख रहे हो 1.5 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच तक होती है. पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर की जो होती है वो कितनी होती है, ये 2 स्ट्रोक इंजन इसमें प्रेजेंट होता है.
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ड्रॉपलेट एप्लीकेशन, एरियल स्प्रेइंग होती है। अब देखिए व्हाट इज पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होती है। होमोजीनियस एंड स्टेबल मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट्स व्हिच मेक द फाइनल प्रोडक्ट सिंपलर, सेफर एंड मोर एफिशिएंट टू अप्लाई। हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें जोड़ते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो सिंपलर, सेफर और एफिशिएंशियस बन जाए इंसेक्टिसाइड। उसको हम बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें सर्फेक्टेंट्स डालते हैं, सॉल्वेंट्स, इमल्सिफायर्स, डिफॉर्मर्स, स्टेबलाइजर्स डालते हैं। तो ऐसा जो होता है वो फिर आप ये पढ़ सकते हैं खुद ही, ये आसान है। टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं फिर आप। बेट्स जैसे जिंक फॉस्फाइड है, एरिसोल्स में स्प्रे आता है, फॉस्फीन वाटर के साथ रिएक्ट कर, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था आपके साथ। इमल्सिबल कंसंट्रेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जिसको हम फिल्टर पेपर के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि सेटल आउट नहीं होता है बीच में, हालांकि सेटल आउट नहीं होता है, एक होमोजीनियस और लाइट कैन पेनिट्रेट मोर सॉल्यूशंस, ठीक है। सस्पेंशन क्या होती है? अगर हमने इसमें एजिटेशन नहीं की ना, अगर हमने इसमें एजिटेशन नहीं की ना, तो जो ये स्प्रे टैंक होगा जैसे वाटर एंड सैंड है, उसको सस्पेंशन हम बोलते हैं। अगर हम उसमें एजिटेशन नहीं करेंगे, अगर उसको हिलाएंगे नहीं, तो वो इवनली आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसको सस्पेंशन बोलते हैं हम। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज ए मिक्सचर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड। ये जैसे विम सोप है, वो इमल्शन बनाता है हमारे पास, ठीक है। एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में जुड़ना, उसको इमल्शन बोलते हैं। जैसे ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट्स हैं, जैसे इमल्सिफायर, जैसे मान लीजिए जैसे हमने मिल्क की अपेयरेंस इमल्शंस की होती है, ये याद रखना। सस्पेंशन सोल्यूशन, ये देखिए मोस्ट ऑफ द जो इसको सस्पेंशन को हम देखिए, सस्पेंशन ये ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होता है एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर, ठीक है। और हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी आइडेंटिटी होती है। जो इसकी फॉर्मुलेशन होती है उसको ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट में जो होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट एट द मोस्ट इवनली विद वाटर बिफोर एप्लीकेशन, ठीक है। सम एजिटेशन मे बी नेसेसरी इन द सेपरेटिंग टू कीप एन इमल्शन फ्रॉम सेपरेटिंग। इसकी मिल्की अपीयरेंस होती है, याद रखना आप। तो इमल्सिबल कंसंट्रेट देखिए ये जब हम उसको इमल्शन को डाइल्यूट करते हैं ना, कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, ये इमल्सिबल कंसंट्रेट का। ऑयल सॉल्यूबल लिक्विड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स होते हैं, इमल्सिफायर होता है। ये प्रोडक्ट, ये देखो, अब फ्लोएबल्स और इमल्सिबल कंसंट्रेट में क्या डिफरेंस है? इसमें प्रोडक्ट और डाइल्यूटेड का सेम मिल्की वाइट अपीयरेंस है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट है, ये डाइल्यूटेड है। नैपसेक स्पेयर है, एजिटेटर, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना, बोला था कि नहीं? ऑयल डिस्पर्शन, सस्पेंशन, इमल्शन, वाटर सॉल्यूबल कंसंट्रेट, इन्वर्ट इमल्शन की एग्जांपल है वाटर इन ऑयल। एरोसोल का जो ड्रॉपलेट साइज होता है वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। हाई ड्रिफ्ट पोटेंशियल होता है, जैसे यूएल जिसमें ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी बेट एरोसोल फॉर्मुलेशन। एरोसोल्स आर यूज इन इट, सिंथेटिक पायरिथाइड्स, हाइपरमेथ्रिन। जो हम उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, वो साइपरमेथ्रिन होता है। जो मॉस्किटो कॉइल में परमेथ्रिन का यूज़ किया जाता है, अर्लियर एलिथ्रिन का यूज़ किया जाता था। बेट क्या हुआ? बेट हो ललचाना किसी चीज़ को। जो ग्रेन्यूल सिस्टमिक होते हैं, ये तो ईजी है बहुत ज़्यादा। बेट्स ललचाना मतलब वो बेट का, जैसे बेट फॉर्मुलेशन होती है टू ल्योर। पेस्ट हम डालते हैं उसमें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है
वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स, वाटर, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। फ्यूमिगेंट्स मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज एंड गोडान्स। देखिए ये एल्युमिनियम फॉस्फेट हमने देखा था रोडेंट्स में यूज़ किया जाता है, गोडान्स में 3 टैबलेट पर 1000 मेट्रिक टन के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर के साथ फॉस्फीन निकालता है, ये भी देखा था हमने। इम्प्रेग्नेंट कंपाउंड विद इफेक्ट विद, ये भी देखा हमने। ये अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आता है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये है येलो स्टिकी ट्रैप। येलो स्टिकी ट्रैप हम वाइट फ्लाइज के लिए यूज़ करते हैं या हम एफिड्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा इंसेक्ट भी आना चाहे वो आ सकता है फंसने के लिए फंसने के लिए जो है वो दूसरा इंसेक्ट भी आ सकता है, लेकिन इसको जनरली हम वाइट फ्लाइज और एफिड्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी हाइट हम जो फोलिएज लाइन होती है उसके ऊपर रखते हैं। इसकी हाइट हम ज़्यादा ऊपर नहीं रखते हैं हम, ठीक है। जस्ट अबाउट द फोलिएज लाइन। डोज इसकी हम 12 से लेकर 14 ट्रैप्स पर हेक्टेयर सफिशिएंट होते हैं। ये 2 ट्रैप होते हैं, एक होते हैं हमारे पास येलो स्टिकी ट्रैप, एक होते हैं हमारे पास ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, ये याद रखना आप। रिपेलेंट्स, एडजुवेंट्स भी देख लिया था हमने क्या होता है, स्प्रेडर्स, ये सारा देख लिया हमने। सर्फेक्टेंट्स का यूज़ क्यों होता है ये भी देख लिया था। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास इसका मोड ऑफ एक्शन है वो हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।